So welcome back to today's lecture. We will be understanding the concept of gravitation with respect to our planet. अभी सुनना क्या है? इस लेक्चर में we are going to study the concept of gravitation with respect to our planet. हमारा जो planet है ना, उसके हिसाब से हम अपने ग्रेविटेशनल कंसेप्ट को समझने का कोशिश करेंगे. सर कैसे प्लेनेट के हिसाब से कैसे समझेंगे? हम लोग अर्थ के ऊपर खड़े हैं, है ना, हमारा लेना देना अर्थ से ही है सब कुछ. तो अर्थ के ऊपर जब हम खड़े हैं तो अर्थ हमारे ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा है और हम भी अर्थ के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहे हैं, राइट? सो टुडेज टारगेट विल बी बेसिकली टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रोल ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशन. ठीक है, ये हमारा बेसिक टारगेट रहने वाला है, राइट? सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू टुडेज लेक्चर. आज हम इसमें अर्थ का, आपको जी का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकला, वो एम अर्थ का रेडियस क्या होता है, अर्थ का आपका मास क्या होता है, फिर उसके ऊपर बॉडी अगर मैं रखता हूँ तो वो क्या उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, कौन सी बॉडी कितना फोर्स से नीचे आती है, कितना फोर्स से ऊपर जाती है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. चलो मैं अभी तुम लोगों को बोर्ड पर लेकर चलता हूँ, ठीक है? नहीं तो एक काम करते हैं, 1 सेकेंड, जस्ट अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स. ये देखो, ये पूरा स्कोप है, ग्रेविटेशन, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच वी हैड ऑलरेडी स्टडीड इन दैट वे, केपलर्स लॉज, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड ऑल दोस थिंग्स. तो ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं. पर उसके भी पहले वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. अगर मैं कोई भी दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस करूं तो वो दोनों के बीच में आपस में अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? अब ये दो ऑब्जेक्ट्स है, देखो मैंने यहाँ पे प्लेस किया, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा. ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा विद द ग्रेविटेशनल फोर्स. सर फिर दोनों चिपक क्यों नहीं रहे? क्योंकि इसको नीचे अर्थ भी खींच रहा है, इसको भी अर्थ खींच रहा है, और अर्थ का खींचने का पावर ज्यादा है, ठीक है? तो इसलिए ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये भी नीचे की तरफ जा रहा है, ये दोनों भी आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, लेकिन वो फोर्स बहुत कम है कंपेयर टू द फोर्स ऑफ अर्थ. क्लियर है? समझ में आ रही बात? यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर मैं किसी अर्थ पे खड़ा हूं और स्टडी करने का कोशिश कर रहा हूं तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है इन दोनों के बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स के बदले में. तो ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स दुनिया के हर ऑब्जेक्ट के बीच में होता है, बट रोल बड़ा कौन प्ले करता है? जो ऑब्जेक्ट बड़ा होगा. तो यहाँ पर इस पूरे सीन में कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे बड़ा है? सर ये दोनों में से तो कोई नहीं है, ये दोनों सेम है, बोर्ड उससे थोड़ा बड़ा है और अर्थ सबसे बड़ा है, राइट? तो अर्थ का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है. अर्थ क्या कर रहा है? अर्थ इसको भी ऐसे खींच रहा है, इसको भी ऐसे खींच रहा है. अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम लोग बड़े फोर्स से दो चीजों को नीचे की तरफ खींचे और वो दोनों अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं कम फोर्स से, तो वो दोनों आपस में चिपकेंगे कि जमीन पे गिरेंगे? वो दोनों आपस में चिपकेंगे कि जमीन पे गिरेंगे? क्या होगा? क्वेश्चन. हाँ, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, है ना? फोर्स किसका ज्यादा है? अर्थ का. तो क्योंकि अर्थ का फोर्स ज्यादा है इसलिए इनका जो रिजल्ट तुमको देखने को मिलेगा वो अर्थ की तरफ दिखेगा. ये दोनों आपस में नहीं चिपकेंगे, अर्थ की तरफ गिर जाएंगे नीचे. यस कि नो? यस. इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ के ऊपर होता है, जो मून के ऊपर होता है, जो मार्स के ऊपर होता है, जो वीनस के ऊपर होता है, जो सन के ऊपर होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड्स में यूज कर रहा हूँ. कोई भी ऑब्जेक्ट जो इन सब जगहों पर होता है, अर्थ, मार्स, वीनस, ये वो दुनियादारी जितने भी प्लैनेट्स हैं, या किसी भी एक पर्टिकुलर बड़े बॉडी पे रहेगा, तो उन सब के ऊपर अपना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है. तो हम लोग क्योंकि अर्थ के ऊपर है तो हम अर्थ की बात करेंगे. देखो मैं अर्थ की बात कर रहा हूं और तुमको समझ में आएगा कि अर्थ की बात करनी कैसे है. ये देखो, ये मेरा अर्थ है. कैन यू सी दिस? दिस इज अ स्मॉल सर्कल विच आई कैन से इज माय अर्थ. इसका एक सेंटर है, ठीक है? और मैं यहां पर मान लो खड़ा हूं, यहां पर. कैन यू सी दिस? यस और नो? पक्का? राइट? अच्छा सर, ये जो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, दिस इज नथिंग बट रेडियस ऑफ अर्थ. तो आर बोल दिया मैंने इसको. मेरा एक मास है, मेरा एक स्मॉल मास है,
और इसका अर्थ का भी एक अपना मास है विच इज बड़ा मास, कैपिटल एम। बराबर है ना? यस कि नो? राइट? पक्का? अभी देखो अर्थ का मास होता है, याद है हमने दो ऑब्जेक्ट लिया था, तुमको याद होगा तो अच्छी बात है। हमने ऐसा एक ऑब्जेक्ट लिया था और ऐसा भी एक ऑब्जेक्ट लिया था, और दोनों के बीच में हमने ग्रेविटी करने की कोशिश की थी। तो मैंने इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक के डिस्टेंस को आर बोला था। याद आया कुछ? यस और नो? राइट? इसके सेंटर तक के डिस्टेंस को मैंने आर बोला था। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जब भी ग्रेविटी की बात करते हैं तो बॉडी के सेंटर की बात करते हैं। तो अर्थ का सेंटर कहां पर है सर? यहाँ पर है। अर्थ का सेंटर कहां पर है? यहाँ पर है। बराबर है ना? तो अगर मैं अर्थ के ऊपर खड़ा हूं तो मेरे और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है? अगर मैं अर्थ के ऊपर खड़ा हूं तो मेरे और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है? बताओ जल्दी से। आर। आर आर। वेरी गुड। समझा? जीरो नहीं है, क्योंकि भले मैं अर्थ खड़ा हूं लेकिन जो हम डिस्टेंस लेते हैं वो हमेशा सेंटर से लेते हैं, है ना? तो डिस्टेंस इज आर। क्लियर? अभी देखो जरा, बड़ा मजा आएगा। अगर मैं बोलूं कि मेरी बॉडी के ऊपर अर्थ कुछ फोर्स लगा रहा है, तो अर्थ के ऊपर भी मैं फोर्स लगा रहा हूं। यस कि नो? हम दोनों, मैं और अर्थ, एक दूसरे के ऊपर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रहे कि नहीं लगा रहे? यस लगा रहे ना? मतलब अर्थ मुझे खींच रहा है, मैं अर्थ को खींच रहा हूं। बराबर है ना? अर्थ मुझे खींच रहा है और मैं अर्थ को खींच रहा हूं। लेकिन एक बात बताओ, हम दोनों में से मूव कौन करेगा, मैं कि अर्थ? आप, क्यों? क्योंकि आपका मास कम है। एग्जैक्टली, क्योंकि मेरा मास कम है इसलिए मैं मूव करूंगा, अर्थ मूव नहीं करेगा। अच्छा ठीक है। अच्छा सर एक बात बताइए, कितने फोर्स से खींच रहा है? आपने बोल तो दिया कि खींच रहा है, बट कितने फोर्स से खींच रहा है? तो लेट अस सी, है ना? तो बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये देखो, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सीन है, कुछ होगा यहाँ पर, देखते हैं क्या होगा। मैं जिस फोर्स से खींच रहा हूं अर्थ को, और जिस फोर्स से अर्थ मुझे खींच रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एफ, इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ इनटू माय मास। याद है ना? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर। समझा कि नहीं समझा? पक्का? सो दिस इज द फोर्स which earth is pulling me down, and this is the same force with which I am pulling the earth up. Getting it? पक्का? हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट में इसी फोर्स के साथ काम कर रहे हैं। अब देखो मजा क्या आएगा। अभी अभी हमने क्या देखा कि कौन मूव होगा, कौन मूव होगा, मूव कौन होगा? मैं मूव होऊंगा ना। एंड बिकॉज आई एम गोइंग टू मूव, तो एक्चुअली अगर मैं मूव हो रहा हूं तो मोशन किसके अंदर है? मेरे अंदर की अर्थ के अंदर? आपके अंदर। जहां पे मोशन होता है वहां पे डिस्प्लेसमेंट होता है, वहां पे वेलोसिटी होती है, और वहां पर एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है? होता है। पक्का? तो अब एक्सेलरेशन कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? अर्थ एक्सपीरियंस कर रहा है कि मैं कर रहा हूं? एक्सेलरेशन कौन एक्सपीरियंस? मैं। हालांकि एक्सेलरेशन लग दोनों पे रहा है, बट एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, देखने के लिए, विजिबली, है ना? राइट? तो अगर ये जो फोर्स लग रहा है, फोर्स को हम क्या लिखते हैं? एक्चुअली हम सर लिखते हैं बट F is equals to mass into acceleration. F is equals to mass into acceleration. अच्छा यहाँ पे क्या है? स्मॉल m, जल्दी से बोलो क्या है? ये जो स्मॉल m है, स्मॉल m क्या है? इट इज मास। बट किसका मास? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना? और स्मॉल ए क्या है? स्मॉल ए क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन by object. Yes or no? Acceleration experienced by object. अच्छा ये एक्सेलरेशन क्यों मिल रहा है? ड्यू टू
सुनो, समझा क्या? ये एक्सेलरेशन उनको क्यों मिल रहा है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल force. है ना? अच्छा सर, ये जो आपने कैपिटल एम बोला था, ये क्या था? कैपिटल एम वाज मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। तो बट एफ इज इक्वल टू एम में क्लियर हो गया अभी ये पक्का? तो ये अपने को पता चल गया कि ये मेरा एक्सपीरियंस किया हुआ फोर्स है, बराबर ना? अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या मैं ए को जो मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या मैं इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल दूंगा तो चलेगा? इतना लंबा लिखने से अच्छा मैं क्या बोल दूं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आ रही बात? ध्यान में रहेगी ना ये बात? अभी इसको थोड़ी देर बाद हम लिखेंगे, फिलहाल ये देख लो। तो अभी 1 और 2 को अगर मैं मिला दूं, देखो फ्रॉम 1 और 2 क्या मिलेगा? सब्स्टिट्यूट, देखो ये वाला और ये वाला इक्वल है ना, और दोनों एफ है, दोनों एफ है। तो तुमको ऐसा नहीं लगता कि ये एम ए इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर हो जाएगा? ये सुनो, यस पक्का? एलएचएस इक्वल है तो सर ऑटोमेटिकली आरएचएस भी इक्वल हो गया। अब जो कैंसिल होगा उसको हम कैंसिल कर देते हैं। ये देखो, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? अब जैसे ये दोनों यस देखो, जैसे ये दोनों मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है A इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यस कि नो? हाँ अच्छा सर, इसमें जी क्या है? इसमें जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यस कि नो? ये कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ अर्थ, वेरी गुड। कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, वेरी गुड, रेडियस ऑफ अर्थ। यानी ये जो एक्सेलरेशन है, ये कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? मैं, या ये ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है। इसकी जगह पे मान लो कोई और ऑब्जेक्ट होता जिसका मास कुछ और होता, तो वो कितना एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करता? वो भी इतना ही करता। क्यों सर, क्यों बोल रहे हैं साहब? सुनो, देखो ऑब्जेक्ट का मास दोनों साइड में था, दोनों कैंसिल हो गया, दोनों कैंसिल हो गया। देखो दिख रहा है क्या? कैंसिल हो गया, दोनों साइड से स्मॉल एम कैंसिल हो गया। मतलब आप यहाँ पे एक छोटा सा मार्कर रखो या एक बड़ा सा रॉक रखो, या खुद खड़े हो जाओ, या उसके ऊपर हाथी को लाके खड़ा कर दो, चाहे डायनासोर को लाके खड़ा कर दो, किसी को भी खड़ा कर दो, मर्जी है, पर सब के सब सारे लोग इतना ही एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेंगे। किसी के भी मास का असर एक्सेलरेशन पर नहीं पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि किसी का भी मास एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में देखो आ ही नहीं रहा है। आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? किसी का भी मास एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में आ ही नहीं रहा है। तो सर किसका मास आ रहा है? अर्थ का मास। अर्थ बदलते हो क्या? डायनासोर लाके खड़ा किया तो अर्थ बदल जाएगा क्या? नहीं ना, अर्थ तो वही रहेगा, तो उसका मास भी वही रहेगा, आर भी वही रहेगा, और जी तो वैसे भी कांस्टेंट होता है 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। याद है? मैंने याद करने के लिए कहा था 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये जी का वैल्यू है। मास ऑफ द अर्थ कैपिटल एम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, रेडियस ऑफ द अर्थ आर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। समझ आ रही बात? यस या नो? यस ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सीन है कि अगर आप दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर ले जाकर के रखते हो, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो उस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है। वो उस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता।
तो सर नहीं करता। प्लेनेट के ऊपर, अर्थ के ऊपर, है ना? तो एक्सेलरेशन मार्कर के ऊपर ग्रेविटेशन उतना ही फोर्स। लगेगा, एक प्लेन पेपर के, छोटा सा पेपर के ऊपर भी उतना ही लगेगा। अगर मैं उसके ऊपर कोई बिल्डिंग खड़ा कर दूं तो बिल्डिंग के ऊपर भी उतना ही लगेगा, सेम लगेगा। समझ आ रहा है? पक्का? यस यस Yes. बोलो, किसी को कुछ डाउट है? राइट? इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं अगर कोई भी चीज अर्थ के ऊपर रखूंगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, उसके ऊपर फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वजह से उसके ऊपर एक्सेलरेशन जनरेट होगा, है ना? अब यहाँ पे पते की बात यह है कि फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड करता है। फोर्स कितना लगेगा? जितना ऑब्जेक्ट का मास होगा। लेकिन उस फोर्स की वजह से जब ऑब्जेक्ट मूव होगा तो उसके अंदर एक्सेलरेशन भी आएगा, बिकॉज मोशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी होगा। तो एक्सेलरेशन जो है ना वो ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यहां पे मैं एक लाइन बोल रहा हूं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग दिमाग में बिठा लो। अगर मैं, सुनो, अगर मैं एक इंसान और एक एलिफेंट दोनों को धरती पे रखूं, सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, बहुत मजेदार चीज है। अगर मैं एक एलिफेंट और एक इंसान दोनों को धरती के ऊपर खड़ा करूं तो दोनों को अलग अलग फोर्स लगेगा, दोनों पे अलग अलग फोर्स लगेगा। सर कितना फोर्स लगेगा? कितना फोर्स लगेगा? जितना उनका मास होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो ज्यादा मास होगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा, कम मास होगा तो कम फोर्स लगेगा। ये देखो फॉर्मूला है ना, राइट? तो अगर मैं एक हाथी और इंसान को धरती पर रखूं अलग अलग फोर्स लगेगा, लेकिन जब मैं उनके एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो दोनों के ऊपर सेम एक्सेलरेशन लगेगा, दोनों के ऊपर सेम एक्सेलरेशन लगेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बोली। इस एक्सेलरेशन को हम एक नाम देते हैं। ये जो हमने यहां पर ए लिखा है ना, ए दिख रहा है ए, और हमने इसका फॉर्मूला भी यहां पर बनाया हुआ है ए का, राइट? यस। तो इस एक्सेलरेशन को हम एक नाम देंगे क्या? ये पूरे को इतना लंबा लाइन लिखने से अच्छा हम एक छोटा सा लाइन लिखेंगे। देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं स्मॉल जी। क्या लिख रहा हूं? स्मॉल जी। स्मॉल जी तो सबको पता ही है, नॉर्मल, है ना? स्मॉल जी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू, वेरी गुड। तो एक्चुअली आपने ये जो फॉर्मूला अभी अभी लिखा ना, ये जी का फॉर्मूला है। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ आ रहा है? मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर धरती के ऊपर रखेंगे आप तो उसको इतना एक्सेलरेशन फेस करना पड़ेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट धरती के ऊपर, क्योंकि धरती का एम, धरती का आर दोनों कांस्टेंट है, और जी तो पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है, तो झंझट ही खत्म हो गया। यस, ये जो जी होता है ना, दिस इज ऑलवेज, ये जो जी मेरे को मिला, दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट, दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर गिवन प्लेनेट, फॉर गिवन प्लेनेट। जी इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर गिवन प्लेनेट। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब क्या हुआ कि धरती के ऊपर जी उतना ही रहेगा। क्लियर? इसको आप नोट करो, फिर आपको 4 बातें बताऊंगा जो बहुत इंटरेस्टिंग है। नोट करो, सब लोग नोट करो इसको। और नोट करना है ना क्या बेटा? यहाँ पे आर भी लिख देना, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। जल्दी। अच्छा हेडिंग क्या डाला आप लोगों ने? हेडिंग फिलहाल हेडिंग मत डालो, फिलहाल हेडिंग मत डालना कुछ भी। हेडिंग मैं बताऊंगा, अभी हेडिंग नहीं डालना है, अभी हेडिंग यहां पर डालना ही नहीं है।
सिर्फ लिखना है ऐसा और हेडिंग मैं बताऊंगा। जल्दी से इसको नोट करें, रिकॉर्डिंग वाले पॉज करें और फिर यस। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, जरा एक बार देख लो। जी का हमारे पास ये फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ निकालना है। तो जी के इस फॉर्मूले के अंदर कैपिटल जी पूरी दुनिया में कांस्टेंट है, एम और आर क्या है, मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ। क्योंकि हम ऑन अर्थ निकाल रहे हैं इसलिए मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ यूज करेंगे। अगर यहाँ पे ऑन मून निकालते हैं तो यहाँ पे मास ऑफ मून और रेडियस ऑफ मून डालते। अगर ऑन सन निकालते तो मास ऑफ सन और रेडियस ऑफ सन डालते। समझ आ रही कि नहीं बात? पक्का। ऑन वीनस निकालते तो मास ऑफ वीनस और रेडियस ऑफ वीनस डालते, है ना। ऑन कोई भी निकालोगे आप तो वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। ऑन सैटर्न निकालोगे तो मास ऑफ सैटर्न रेडियस ऑफ सैटर्न डालते हैं। और कैपिटल जी हर जगह कांस्टेंट है, प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट सो विल नॉट कंसीडर, ठीक है। अब इसमें सर हमको अर्थ पे निकालना है इसलिए हम यहाँ अर्थ की वैल्यूज डालेंगे। तो जी तो हर जगह पे कांस्टेंट रहने वाला है, ये जो जी है वो हर जगह पे कांस्टेंट है, हमने पढ़ा हुआ है ना। एम और आर में हमने मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ डाल दिया। मास ऑफ द अर्थ आप लोग याद कर लीजिए, दिस इज मास ऑफ द अर्थ 6 × 10⁻24 kg, इसको याद कर लो, इट इज वेरी वेरी स्पेशल। एक्चुअली 6 नहीं होता है, इट इज 5.97 समथिंग, क्योंकि इसका पावर बहुत बड़ा है तो इसके लिए हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट करके 6 बोल देते हैं। ये रेडियस ऑफ अर्थ है ये, ठीक है बराबर। रेडियस ऑफ द अर्थ यहाँ पे अवेलेबल है 6.4 × 10⁻6 मीटर, राइट। ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, ये मास ऑफ द अर्थ है और ये जी है। ये तीनों को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमको ये वैल्यू मिलता है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया मैंने। सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखो मैंने क्या किया, जितने 10 के पावर्स थे, ये देखो ये 10 का पावर है, ये 10 का पावर है और यहाँ पे ये 10 का पावर है विद पावर 2। इन सबको मैंने सेपरेट किया और सॉल्व किया आपस में तो ये 10 बन गए, क्लियर। और बाकी ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू जो मैंने अंडरलाइन किया नॉर्मल, है ना, उसको देखो यहाँ पे मैंने एक साथ लिखा। इन सबको आपस में सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद मेरे को ये वैल्यू मिला। इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, क्लियर है सर। ये आपको 10 कैसे मिला मैंने बताया, 10⁻11 10⁻24। जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो -11 + 24 अगर आप करने जाएंगे तो -13 मिलेगा, सॉरी +13 मिलेगा, सॉरी +13 मिलेगा। और नीचे 10⁻6 है और द होल पावर 2 है तो 6 2 = 12 होता है, लॉ ऑफ इंडाइसेस। 6 2 = 12 तो 10⁻12 हो गया। ऊपर 13 नीचे 12 सब कैंसिल होके 1 बचेगा, इसलिए 10⁻1 हो गया विच इज 10, ठीक है। तो अपने को फाइनली ये पूरा का पूरा जी का वैल्यू मिला। दिस वैल्यू ऑफ जी इज ऑन अर्थ। ऑन मून आप जाओगे तो वैल्यू बदल जाएगा, समझा कि नहीं समझा? समझ में आ रही है बात? ऑन मून अगर आप जाओगे तो वैल्यू बदल जाएगा। और एक चीज बता दो, अगर आप अर्थ से दूर जाएंगे तो भी स्मॉल जी का वैल्यू बदलेगा। सर कैसे? बताता हूं थोड़ी देर में, अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे उस चीज को। फिलहाल ये आप नोट कर लें जल्दी से, वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ, ये फटाक से नोट करो, जल्दी नोट करो। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वैल्यू ऑफ जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है पक्का? यस। तो देखो जी का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल जी, कैपिटल एम और कैपिटल आर का स्क्वायर, बराबर है ना। अब कैपिटल जी तो पूरे 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 यूनिवर्स में कांस्टेंट है, कैपिटल जी पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है, तो कैपिटल जी पे तो सर बात ही खत्म है ना। फैक्टर्स ऑन विच वैल्यू ऑफ जी की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल जी तो हमेशा कांस्टेंट है। तो चाहे आप अर्थ पे जाओ, चाहे आप मार्स पे जाओ, चाहे आप वीनस पे जाओ, चाहे आप सन पे जाओ, चाहे आप स्पेस में जाओ, है ना, चाहे आप कहीं भी जाओ, कैपिटल जी तो वही रहने वाला है,
तो उसकी बात ही नहीं करनी। अब बात किसकी करनी है? कैपिटल एम और कैपिटल आर की। कैपिटल एम क्या है सर? कैपिटल एम इज मास ऑफ द प्लैनेट। तो पहला फैक्टर यही है कि मास ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करता है। किस पे? मास ऑफ द प्लैनेट। इसका मतलब ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मास ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करता है। मास ऑफ द प्लैनेट का सर क्या मतलब हो गया कि अगर आप अर्थ पे रहेंगे तो कैपिटल एम अलग होगा, अगर आप मून पे जाएंगे तो कैपिटल एम चेंज हो जाएगा। यस कि नो? बराबर है ना? राइट। अगर आप सन पे जाएंगे तो वापस कैपिटल एम बदल जाएगा। जुपिटर पे जाएंगे कैपिटल एम बदल जाएगा। तो यानी कैपिटल एम किस पे कौन कैसे बदलता है? जैसे ही आप प्लेनेट बदलते हो, प्लेनेट का मास बदलता है, प्लेनेट का मास बदलता है तो कैपिटल एम बदलता है, और कैपिटल एम बदलता है तो स्मॉल जी भी बदलेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप अलग अलग प्लेनेट्स पे चलते चले जाओगे, हर प्लेनेट का अपना अपना जी होगा। यस कि नो? हर प्लेनेट का अपना अपना जी होगा। स्मॉल जी, कैपिटल जी सेम होगा बट स्मॉल जी अलग अलग होगा। कैसे, कौन डिसाइड करता है? एम, मास ऑफ द प्लेनेट, है ना। दूसरा फैक्टर क्या है? रेडियस ऑफ द प्लेनेट। यस कि नो? रेडियस ऑफ द प्लेनेट। अगर आप छोटे प्लेनेट पे रहोगे तो रेडियस कम रहेगा, बड़े प्लेनेट पे जाओगे तो रेडियस बड़ा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उससे बड़े प्लेनेट पे जाओगे तो रेडियस और बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं? अच्छा देखो, रेडियस बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा। जब डिनोमिनेटर बढ़ता है तो पूरा क्वांटिटी का वैल्यू कम हो जाता है। ये बात तो मालूम है ना? यस और नो? अगर मैं 1/2 लिखूं और 1/4 लिखूं तो कौन सा बड़ा है? जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा है ना? तो अगर रेडियस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपका वैल्यू, जी का वैल्यू कम होते चले जाएगा। कम होते गया, डिनोमिनेटर बढ़ा तो फ्रैक्शन का वैल्यू कम हो गया, वैसे यहाँ पे भी ये कम हो जाएगा। तो दूसरा फैक्टर है रेडियस ऑफ द प्लेनेट। एक और फैक्टर दिखाने जा रहा हूं, देखो जरा। अभी ये मेरा प्लेनेट है। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले इसी को समझ लेते हैं, इसी को जरा समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये जो मैंने लिखा है रेडियस ऑफ प्लेनेट, इसी को थोड़ा सा समझते हैं, फिर नेक्स्ट वाला करते हैं। अभी देखो, ये जो प्लेनेट है थोड़ा बड़ा है, कैन यू सी दिस? है ना? उसके कंपैरिजन में ये वाला प्लेनेट जो है वो थोड़ा सा बड़ा है ना? राइट। अब मुझे एक बात बताओ, इसका सेंटर किधर होगा? इधर होगा, है ना? इसका सेंटर इधर होगा। तो सर इस चीज को अगर मैं ध्यान से समझने का कोशिश करूं, सेंटर वाले कंसेप्ट को, है ना, तो अगर मैं यहां पर खड़ा हूं, अगर मान लो मैं यहां पर खड़ा हूं, है ना, तो मेरा जो डिस्टेंस है कैपिटल आर, ये जो डिस्टेंस है ये भी बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है कि ज्यादा होता है? जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है कि कम होता है? कम। वेरी गुड सर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो डिस्टेंस से कम होता है ना, यही है ना लॉ ऑफ ग्रेविटी। कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो मैग्नेट रखो बगल में, तो जैसे जैसे आप दूर करते जाएंगे उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते चले जाएगा, नजदीक लाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, बराबर है ना? यस। तो दिस इज व्हाट आई मीन टू से, अगर किसी प्लेनेट का रेडियस ज्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेडियस की वजह से कम होगा, रेडियस की वजह से कम हो जाएगा। अभी देखो, मैं इसको भी रब कर दे रहा हूं और आप लोग को एक तीसरा एग्जांपल दे रहा हूं जो बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है। अभी देखो, ये अर्थ, ये एक काम करो, वापस बनाता हूं, ये लो वापस अर्थ बना रहा हूं। ये मैंने छोटा सा अर्थ फिर से बना दिया सर, है ना? अर्थ बनाया। अभी पहले एक आदमी यहाँ पे खड़ा था, ये मेरा सेंटर है ना? पहले आदमी यहाँ पे खड़ा था,
अभी वो आदमी थोड़ा ऊपर गया है, एरोप्लेन में गया या फिर किसी स्पेस शटल में गया और जाकर के वो यहाँ पर खड़ा है, कोई एस्ट्रोनॉट है ना, पक्का कोई एस्ट्रोनॉट है या कोई ऑब्जेक्ट है। जैसे एग्जांपल अभी ये मार्कर है, ये मार्कर दिख रहा है आपको, मैंने क्या इस मार्कर को जमीन पे रखा है? नहीं सर, मेरे हाथ में जमीन से थोड़ा ऊपर है ना, जमीन से थोड़ा ऊपर, राइट। तो अब जब ये जमीन से थोड़ा ऊपर है तो इसका डिस्टेंस r होगा क्या? नहीं सर, r से थोड़ा ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा देखते हैं। मान लो इसके और इसके बीच में डिस्टेंस h है, कितना है? h, हाइट h, और ये तो सर अपने को मालूम है ये कितना है सर, ये r है, पक्का। तो व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस? व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस? ये एक्चुअल डिस्टेंस है R ना into H. R plus H. सर, इट इज r H plus R. हाँ, h प्लस r या फिर r प्लस h, बराबर है ना? यस। तो जैसे जैसे मैं ऊपर चलते चले जाऊंगा, जैसे जैसे मैं ऊपर चलते चले जाऊंगा मेरा h बड़ा होगा, यस कि नो? h बड़ा होगा, और ऊपर जाऊंगा तो h और बड़ा होगा, और ऊपर जाऊंगा तो h और बड़ा होगा। अच्छा, जैसे जैसे मेरा h बड़ा होगा इसका मतलब मेरा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर बढ़ते चले जाएगा, यस और नो? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर बढ़ते चले जाएगा। इसका एक मतलब और भी हुआ कि जैसे जैसे आप धरती से ऊपर उठते चले जाएंगे, ऊपर 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 ऊपर, आपका ऑटोमेटिकली कुछ चीजों पर फर्क पड़ता है, आपको ऑटोमेटिकली कुछ चीजों पर फर्क पड़ता है। आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते जाएगा, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते जाएगा, यस और नो? आपका Yes. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते चले जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम क्यों हो रहा है? कम क्यों हो रहा है? क्योंकि हम धीरे 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 दूर चलते चले जा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? पक्का। तो यानी कि ये जो जी है, जी ये बड़ी जोरदार चीज है। आप जैसे जैसे अर्थ से दूर जाएंगे, दूर जाएंगे, अर्थ से दूर जाएंगे ना, वैसे वैसे जी कम होते जाएगा, जी कम होते जाएगा, जी कम होते जाएगा। समझा कि नहीं समझा? तो डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेनेट के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। डिस्टेंस यानी h, डिस्टेंस फ्रॉम प्लेनेट, इस पर भी ये डिपेंड करता है कि जैसे जैसे आप दूर चलते चले जाएंगे आपके ऊपर जी कम होते चले जाएगा, एक लिमिट के बाद में बहुत कम हो जाएगा। क्लियर? राइट। इसीलिए जब आप मून पर चले जाते हो या स्पेस में चले जाते हो तो स्पेस में आपको अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स फील नहीं होता, मतलब आप वेटलेसनेस फील करते हो सैटेलाइट्स के अंदर। ये गिव रीजन हो सकता है आपके इधर एग्जाम में। व्हाई डू यू फील वेटलेसनेस इन द सैटेलाइट्स? इन द सैटेलाइट्स आई मीन इन द रॉकेट, इन द स्पेस शटल्स एंड ऑल which is taking satellites। जो आप सैटेलाइट्स या किसी एक पर्टिकुलर इन द सैटेलाइट्स मतलब जैसे आप मून में भी गए तो मून भी तो हमारा सैटेलाइट ही है ना, राइट। तो अगर आप मून पे भी गए तो आपको वेटलेसनेस फील होता है। उसका क्या रीजन है? उसका यही रीजन है कि अर्थ से जो ग्रेविटेशनल पुल मिल रहा था वो कम हो जाता है, और मून का ग्रेविटेशनल पुल जो है वो अर्थ से 1/6 है, तो आपको ऑटोमेटिकली और भी ज्यादा वेटलेसनेस वहां पर महसूस होता है। सो दीज आर फैक्टर्स ऑन विच वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स। सो दीज आर 3 फैक्टर्स, आपको इसको दिमाग में बिठा कर रखना है, ठीक है? जस्ट नोट दिस डाउन एंड विल वाइंड अप द लेक्चर। जस्ट नोट दिस डाउन एंड विल। अच्छा, टाइटल क्या लिखोगे? जो मैंने टाइटल आप लोग को बोला था, टाइटल यू विल राइट, टाइटल टाइटल मैंने बोला था हेडिंग मत डालना, हेडिंग डालो। क्या लिखोगे? ग्रेविटी ऑन अर्थ। क्या? ग्रेविटी ऑन अर्थ, ये आपका टाइटल होगा। उसके अंदर लिखो फर्स्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सेकंड वैल्यू ऑफ जी, थर्ड फैक्टर्स ऑन विच वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स। 3 बातें लिखी थी ना हमने। पहले हेडिंग क्या डालोगे? मेन हेडिंग क्या डालोगे? ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। दूसरा, उस हेडिंग के अंदर एक सब हेडिंग था, क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दूसरा, वैल्यू ऑफ जी। तीसरा, फैक्टर्स अफेक्ट ऑन विच वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स। ये 3 बातें, प्लीज नोट इट डाउन जल्दी से, फटाफट रिकॉर्ड करो, अपने बुक में रिकॉर्ड करो।
Okay, so that's all. Yeah. Okay, if you're finished, you can leave. You have school at 12th. It's not yet started. I spoke to one of the father. It's not yet started. 1 second, sir. I want to give homework. Yeah. Fine. Students, you will do the homework on acceleration due to gravity का concept. What exactly is acceleration due to gravity all about? उसको आप कैसे manage करेंगे? Small g, खास तौर पे mind it well. There is difference between capital G and small g. तो small g is a big stuff. तुम्हारा काम यह है कि इंटरनेट पे कुछ आर्टिकल्स देखकर कुछ चीजों को करके आप लोग स्मॉल जी के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे और उसको एनालाइज करोगे. ठीक है, तो अगले लेक्चर में जब हम एंट्री करेंगे तो हम उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स और बहुत सारी चीजें करने वाले हैं. सो व्हाट यू विल डू इज जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द एक्जिस्टेंशियल रिलेशनशिप ऑफ स्मॉल जी. Right? What is small g? How was it discovered? Who discovered it? Okay. What is the significance of small g? Where exactly do we use small g? है ना? And value of small g at different places. This is what you need to find out. Right? Okay. Goodbye. Take care. Yes, sir. Yes, you can leave and join.